होनी चाहिए जो नहीं होती, तो थोरेसिक रीजन से पड़ेगी, तो वो क्वेश्चन ठीक ब्रीदिंग है। पे भी होना चाहिए। बिल्कुल। आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। हर साल पूरी दुनिया में 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है और इस साल भी 8वां इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया बहुत ही जोश के साथ, जिसका थीम रहा योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा हमारे जिस्म को ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग को भी सेहतमंद रखता है और रोज़ाना योग करने से हम कई सारी बीमारियों से छुटकारा भी पा सकते हैं। हमारी जो ज़िंदगी है, आम ज़िंदगी जो हमारी चल रही है, इसमें बहुत सारे स्ट्रेस और डिप्रेशन हम लोग महसूस करते हैं और योग के ज़रिए हम इससे पार पा सकते हैं। जैसे कि हम बीमारियों की बात करें तो ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जो योग के ज़रिए हम जिससे छुटकारा पा सकते हैं, जैसे कि डाइजेशन, डायबिटीज़, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओबेसिटी। और इतना ही नहीं, अगर हम योग करते हैं तो हम पा सकते हैं ग्लोइंग स्किन भी। तो नाजरीन, अगर आप भी किसी बीमारी के बारे में से जूझ रहे हैं और योग के ज़रिए उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज की पेशकश ज़रूर देखिएगा। उसके लिए आपको हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा और हमारे एक्सपर्ट से आप लाइव सवाल भी पूछ सकते हैं। लेकिन पहले आइए देखते हैं योग पर ये एक खास रिपोर्ट। नाजरीन, आज के दौर में हर दूसरे इंसान को सबसे ज्यादा अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ साथ अपनी उम्र की भी फिक्र लाहिक है, जिसकी असल वजह आज के तेज रफ्तार और जदीद दौर में मिलने वाली रोजमर्रा की टेंशन और मुश्किलात हैं। इसको दूर करने का बहुत ही आसान और आजमूदा हल भी मौजूद है, जो कि बहुत कदीम है और बहुत से मज़ाहिब में इसे खास अहमियत हासिल है। हम सब इसे योग के नाम से जानते हैं। दुनिया के कदीम मज़ाहिब में योग को इबादत का दर्जा भी हासिल है, मगर हालिया बरसों में साइंसी तहकीक से ये मालूम हुआ है कि जिस्मानी और नफ्सियाती वर्जिश का ये तरीका इंसानी सेहत पर खुशगवार असरात मुरत्तब करता है। इसके अलावा योग आज़ाए रईसा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद करता है। योग की जिस्मानी और सांस की वर्जिशों और मुराकबे के अमल को नफ्स पर काबू पाने और जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अपनी कई खुसूसियात की बिना पर दुनिया भर में योग की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हालिया साइंसी तहकीक से जाहिर हुआ है कि दिल की धड़कन को अपने मामूल पर रखने में योग अहम किरदार अदा कर सकता है और ये दिल की सेहत के लिए निहायत फायदेमंद है। योग के जरिए न सिर्फ आप जिस्मानी तौर पर फिट रह सकते हैं, बल्कि ज़हनी और जज्बाती तौर पर भी आपकी शख्सियत मुतवाजिन रहती है। रोजाना कुछ मिनटों की योग की मशक़ें ज़हनी और जिस्मानी थकन से मुकम्मल तौर पर निजात दिलाने का बेहतरीन जरिया है। योग की मशक़ें ज़हनी दबाव को कम करके हमें पुरसुकून बनाती हैं। नाजरीन, हमारी जिंदगी जिस्म, दिमाग और रूह का मजमुआ है। जिस तरह जिस्म की कोई बेकायदगी हमारे जहन पर असरअंदाज होती है, उसी तरह हमारे जहन की नागवारी या बेसुकूनी भी हमारे जिस्म पर असर डालती है और नींद न आने का बायस बनती है। सांस की खास तकनीक और मुराकबे यानी मेडिटेशन की मश्क जहनी दबाव को कम करके हमें पुरसुकून नींद फराहम करती है। माहिरीन का कहना है कि योग तबीयत में चुस्ती, तवानाई में इजाफा और जहनी सेहत के साथ जिस्मानी सेहत को बेहतर करता है। ताहम इसके फवायद इसे बाकायदगी से अपनाकर ही हासिल किए जा सकते हैं।
योग आज पूरी दुनिया में मकबूल हो रहा है। क्या अमेरिका और क्या अरब दुनिया, हर खित्ते में योग की मौजूदगी है। ये सेहत का मामला है, दिमागी और रूहानी सुकून का मामला है, जिसके सबब दुनिया भर में योग को कबूल किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने सन 2015 में योग के फवायद को उजागर करने के लिए इसका आलमी दिन मनाने की दरख्वास्त की थी, जिसे मंजूर करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने 21 जून को योग का आलमी दिन करार दिया था। तब से हर बरस 21 जून को योग का आलमी दिन मनाया जाता है और मुल्क भर में इसके तई बेदारी पैदा करने की खातिर मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। योग के मुताद्दिद फायदों के पेश नजर हमें भी योग को अपनाकर एक खुशगवार और सेहतमंद जिंदगी गुजारनी चाहिए। योग के बारे में हमारे वज़ीर आज़म साहब का भी यही कहना है कि योग जो है अब हमारा पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बल्कि हमारा वे ऑफ लाइफ बनता जा रहा है। इसीलिए हमें योग को जानना भी है और योग को जीना भी है। तो चलिए देर किस बात की, आइए जानते हैं कि किस बीमारी में कौन सा योग करना चाहिए और उसे करने का सही तरीका क्या है और कैसे एक अच्छी डाइट और एक बेहतरीन तर्ज़ ज़िंदगी के साथ हम रह सकते हैं तंदुरुस्त और सेहतमंद। इन्हीं सभी मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं कुछ खास मेहमान। तो आइए आपका उनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ है योगा थेरेपिस्ट ललित मदान जी, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से आपका इस्तकबाल है। हमारे साथ है योगा एक्सपर्ट डॉक्टर तरनदीप कौर बिंद्रा, आपका भी इस्तकबाल है। और योगा प्रैक्टिशनर जो आज हमें लाइव योगा कर कर दिखाएंगे, हमारे साथ हैं राहुल कौशिक जी और हमारे साथ है प्रेरणा यादव जी। आप सभी का इस्तकबाल है। तो सबसे पहले ललित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि अभी हमने बात की कि योगा अब हमारा वे ऑफ लाइफ बनता जा रहा है, पार्ट ऑफ लाइफ तो है ही है, तो किस तरह से अब हम इसे अपनी ज़िंदगी के अंदर और ज़्यादा लेकर आए ताकि ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि योग जीवन जीने की कला है और इसको हम कैसे अनुभव कर सकते हैं। जब आप पूरे दिन सुबह उठने से लेके रात्रि सोने तक जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आपके जीवन के निर्वाह के लिए आप जो भी कार्य कर रहे हैं, या सुबह उठने से मान लीजिए ब्रश करने से लेकर रात्रि में बिस्तर तक जाने तक, तो उस कार्य में यदि आप सजग हैं, आपकी सजगता पूर्ण रूप से उसके साथ जुड़ी हुई है, चेतना आपकी पूरी उस स्तर पे जुड़ी हुई है, यानी वर्तमान में रह के आप कार्य कर रहे हैं, तो आप योग कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ 4 आसनों को मात्र कर लेने से आप योगासनों को करके ही योग कर रहे हैं। आसन प्राणायाम योग का एक अभिन्न अंग है, मुख्य अंग है, परंतु इतने से ही योग नहीं। योग में यम नियम की बात की है महर्षि पतंजलि जी ने, उनको अपनाकर, क्योंकि जब आप सजग होते हैं तो आप भीतर की अनुभूति को भी अनुभव कर पाते हैं। आप कुछ गलत कार्य करने से पहले 2 बार सोचेंगे जी। जिसे हम कहते हैं अहिंसा ना करना। यम में अगर मैं छोटे से शब्दों में कहूँ तो यम कहा जाता है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो इन सब को यदि हम पालन करते हैं तो समाज में किस प्रकार रहना वो ये सिखाते हैं। और नियम की बात करते हैं तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये सिखाता है कि सेल्फ कैसे रहना है। तो ये सब तभी संभव होगा जब आप सजगता के साथ कार्य करेंगे। यदि हम यहाँ बैठे हैं, हम अभ्यास करवाने जा रहे हैं, तो मेरी हर हलचल के प्रति यदि मैं सजग हूँ तो तब मैं योग के प्रति सजग हूँ। जी, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने सारा दिन की जो भी रूटीन हम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम योग को फॉलो कर ही रहे होते हैं, चाहे वो सांस लेना ही क्यों ना हो। परंतु सजग हैं तब। जब तक पेट में दर्द नहीं होता, इंसान पेट के दर्द के पेट पे हाथ नहीं जाता है। पूरे दिन में पेट के प्रति सजगता ही नहीं है। पानी पीते वक्त लोग सजग नहीं होते, उसका स्वाद नहीं ले पाते। खाना खाते वक्त स्वाद नहीं ले पाते। खाना खाते वक्त कुछ टीवी या कुछ देख रहे हैं। तो अपने आप को जिस कार्य में आप लगे हुए हैं उसके साथ जोड़ दीजिए, वर्तमान में रहिए, उसको आनंदित रूप से सहजता से करिए, तो आप योग अवेयर रहें। ये जी, अवेयर रहें, ये बहुत सरल शब्दों में कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तरनदीप, आप किस तरह से इम्पोर्टेंस देखती हैं योग की? जैसा कि इन्होंने कहा, बिल्कुल योगा इज़ अ वे ऑफ लाइफ, हमारे जीने का एक अंदाज है। सांस लेना भी एक कला है और सही तरह से सांस लेना उससे भी बड़ी कला है, क्योंकि योगा के अंदर नॉर्मल एक्सरसाइज से हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। नॉर्मल एक्सरसाइज जब हम जिम वगैरह में जाते हैं हम अपनी ब्रीदिंग पे उतना फोकस नहीं करते हैं, पर योगा में जब हम कोई भी एक सिंपल आसन भी करते हैं तो हमारा सारा फोकस हमारे श्वास की तरफ होता है। इन्हेलेशन कब लेना है, एक्सहेलेशन कब लेना है, क्योंकि इसके जितने फ़ायदे हैं जितना मैं इसके बारे में बोलूँ उतना ही कम है।
तो being aware of your breath is very important, and it's a way of life, and I feel yoga just changes your life completely. आप एक अलग तरह की पर्सनालिटी बन जाते हैं क्योंकि आप प्रेजेंट के अंदर रहना शुरू कर देते हैं, ना आप पास्ट के बारे में सोचते हैं, ना आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए हमारे पास सिर्फ ये प्रेजेंट मोमेंट है। कल क्या हुआ था वो हम बदल नहीं सकते, कल क्या होगा वो हम जानते नहीं हैं। तो प्रेजेंट में रहना वो हमें सिर्फ योगा सिखाता है। बहुत ही खूब टेक्निक की अपनी बात की मैडम, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रीदिंग जो हमारी कैपेसिटी है या ब्रीदिंग का जो पीरियड है वो किस तरह हम बढ़ा सकते हैं? हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी हम बढ़ा सकते हैं प्राणायाम के थ्रू, तभी इतना एम्फेसिस और कोरोना के बाद इतना ज़्यादा अवेयरनेस हो गया है प्राणायाम के बारे में, क्योंकि इससे हमारा लंग कैपेसिटी ये सबसे बड़ा रामबाण है जो हमारा नेचुरली हमारी लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। कोरोना के जब हम सब कोरोना से सफ़र कर रहे थे पेशेंट्स, हम तब भी सिर्फ ये एक्सरसाइज है जो हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप ये रोज़ करते रहिए दवाइयों के साथ। मुझे लगता है डॉक्टर तरनदीप जी की जो प्राणायाम की जैसे कि आपने बात की वो एक बार करके अगर हम देखें तो ज़्यादा हमारे व्यूवर्स को समझ आएगा, उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ललित जी पूछना चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ दिक्कतें हमें आम डेली हम उस पर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हम लोग फेस करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एक आम प्रॉब्लम की जैसे कि डाइजेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं और योगा के ज़रिए या हमारे लाइफस्टाइल के ज़रिए हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में जानेंगे उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। आपका नाम? मेरा नाम सुनील है। जी सुनील जी, आपकी क्या उम्र है और अपना सवाल पूछिए। मेरी उम्र 42 साल है। जी, और आपका सवाल क्या है? असल में कोविड हुआ था पिछले साल मुझे, ओके। तो उसके बाद जो है पीठ में हमेशा दर्द रहता है मेरे पीछे। ओके। हाँ, तो उसका कोई इलाज है? वो योग के जरिए कुछ कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल। आप डॉक्टर ललित, इंडाइजेशन की बात हम बाद में करते हैं, अगर हम पहले बात करते हैं बैक पेन के बारे में, तो बैक पेन में क्या डाइट के ज़रिए भी चीज़ें ठीक होती हैं? और योग तो ज़रूरी है ही। देखिए, बैक पेन के बहुत सारे कारण हैं। जैसे उन्होंने बताया कि कोविड के बाद उनको उसका इम्पैक्ट मिला, कोविड से पहले उनको बैक पेन नहीं था। जी। जब मांसपेशियों में ऐंठन आनी शुरू हो जाती है, जब प्राणिक फ्लो प्रॉपर नहीं होता है, जकड़न होती है, लोगों को पानी की कमी के कारण भी कई बार पेन होना शुरू हो जाता है, बैक पेन। और साथ ही साथ अगर आहार गलत हो, जिनको वायुवादी प्रॉब्लम इसे कहा जाता है, जैसे कईयों को अगर मैं कहूँ कि चावल है, राजमा है, दही है, ये रात्रि में अगर वो खाते हैं तो अगले दिन बैक पेन जैसे पेशेंट्स को ज़्यादा एग्रीवेट होते हैं। तो आपको अपने आहार में वायुवादी चीज़ों का सेवन नहीं करना है और ऐसे अभ्यासों को करना है जो बैक पेन में, सामान्य बैक पेन में आपको आराम दिला सके। जी। जो अभ्यास आप आगे देखेंगे जैसे सरल भुजंगासन है, भुजंगासन है, इन आसनों को करने से आप लाभ ले सकते हैं। हाँ, स्लिप डिस्क, हर्निया जैसी परेशानी है या बैक स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग अभ्यास है। तो क्या ऐसा कोई डाइट भी मतलब कुछ खान पीने में भी हमें इसमें परहेज करना चाहिए? परहेज मैंने जैसे बताया कि वायुवादी चीज़ों को वो अवॉइड नहीं करना है, लेना जैसे चाहिए। दही रात को नहीं खानी चाहिए, चावल को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी बॉडी में एसिडिटी और गैस को बढ़ाएंगी, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपके कमर पे दबाव पड़ेगा, नसों पे दबाव पड़ेगा। आपको ध्यान देना है ऐसी चीज़ों का आहार लें जो सुपाच्य हो, रात्रि में हल्का आहार लें, हल्का। जी, पानी की मात्रा प्रॉपर रखें। तो डॉक्टर तरनदीप, जैसे कि ललित जी ने बताया, ये तो इन्होंने खान पीने की बातें बताई हमें, लेकिन योग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हमें बैक पेन की कोई शिकायत होती है। और जनरली आजकल हम देख भी रहे हैं कि कोविड की भी जैसे अभी बात हुई और लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो गए हैं, सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उस वजह से भी बैक में बहुत ज़्यादा पेन की शिकायतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। तो इस में योग के ऐसे कौन कौन से आसन हैं जो हमें करने चाहिए जिससे कि हमें बैक को रिलीफ मिले? ठीक, तो जो पहला आसन जो मैं बताना चाहूँगी बैक एक के लिए, उसका नाम है शलंबा भुजंग आसना, जिसको इंग्लिश में हम स्पिंक्स पोज कहते हैं। तो इस आसन को करने के लिए हम लाई डाउन ऑन द मैट विद द स्टमक फेसिंग द मैट, place both your forearms on the mat, and as you inhale, lift up your chest, expand your chest as much as you can, look up, feel the stretch in your back,
Hold it for a count of 15 and relax. The second pose that we are going to do today is called as the locust pose. इसको हम शलभासन भी कहते हैं और इसको हम ग्रास हॉपर पोज के नाम से भी जानते हैं. तो इस आसन को हम कैसे करेंगे? अगेन लाइंग डाउन ऑन आवर स्टमक. इसमें थोड़ी सी वेरिएशंस भी हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू ऑपोजिट हैंड एंड ऑपोजिट लेग. सो स्टार्टिंग विद आवर right hand and left leg. As we inhale, we lift up our chest and lift our hand and our leg. Focus on the breathing. Keep inhaling for a count of 15 and slowly release. Now we do it with the left hand and right leg. As we inhale, we lift up our hand and our leg, expand our chest and look in front. अपने श्वास पे ध्यान देते रहना है. Keep inhaling and exhaling for a count of 15. Relax. Now we are going to do complete Shalabhasan, in which we are going to lift both our hands and both our legs. As we inhale, we lift up both the hands and both the legs. Keep inhaling and exhaling for a count of 15. Slowly release. Now the next asana that we are going to do for our back is Markatasana. So we are going to lie down on the mat with the back facing the mat. Both the feet joined together. Fold your legs. Now take both the legs towards your right side and look in the opposite direction. Make sure both your knees, feet and heels are touching each other. You can spread your hands, but since there is some space issue, so we have kept it like this, but you can spread your hands completely. Look in the opposite direction. Focus on the breathing for a count of 15. Come back to the center and change the side. Look in the opposite direction. Make sure that the shoulders are touching the mat. Slowly release and come back. तो ये जो आसन अभी आपने देखे, ये आपकी बैक पेन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक कॉलर हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं. हेलो. नमस्कार. नमस्ते जी. मैं प्रिया बोल रही हूँ दिल्ली से. जी मेरा ये सवाल है कि मुझे ओबेसिटी की समस्या है, तो मैं योग विशेषज्ञ से ये जानना चाहती हूँ कि मुझे हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है साथ में. ओके. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मुझे ओबेसिटी के सामान्य अभ्यास अलग से प्रैक्टिस होती है योग में, जो मैं करूँ तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा. ओके. थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की वजह से सवाल मुझे क्लियर नहीं है, बट इतना जान पाई हूँ मैं कि उनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, तो इस पे ही हम आपको जवाब देने की कोशिश करते हैं. तो आप क्या कहेंगे इस पे ललित जी? जैसे मैंने सुना सवाल में उन्होंने बोला कि हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड बढ़ने के कारण भी कई लोगों का मोटापा बढ़ता है जी. तो जब हम योग में ओबेसिटी की बात करते हैं, ओबेसिटी को कम करने की बात करते हैं, तो ओबेसिटी के बहुत सारे कारण हैं. एक गलत आहार, राइट, मतलब आपका आहार सही नहीं, खान पान सही नहीं, आपकी निद्रा प्रॉपर नहीं, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, सिटिंग जॉब होने के कारण भी कईयों का शरीर को हिलाना ही नहीं, थायराइड के कारण भी कईयों की ओबेसिटी बढ़ रही, तो उनका प्रश्न शायद इसी से संबंधित था. तो आपने क्या करना है कि ऐसे अभ्यासों को करना है जिससे हमारे थायराइड ग्लैंड पे ज़्यादा प्रभाव पड़े, जिसके लिए हम सर्वांग आसन या हल आसन या हम विपरीत करनी आसनास का अपने जीवन में अपना सकते हैं,
बाकी जो आप अपने आसनों को कर रहे हैं ओबेसिटी के लिए वो ज़रूर करते रहें, तब आप उसका लाभ ले पाएंगे। विशेष तौर पे इन आसनों को ज़्यादा करें जिस पे थायराइड ग्लैंड पे सकारात्मक प्रभाव मिल सके। जी। अक्सर ये देखा गया है कि जो डायबिटिक और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनमें भी ओबेसिटी एक कारण बिल्कुल होता है। इस बारे में आप क्या बताना चाहें? देखिए, ओबेसिटी जब एक इंसान अपने BMI से पार जाना शुरू करता है, यकीन मानिए कि जब वो पार हो गया तो बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेकर आएगा। जैसे कोई इंसान विदेश जाता है तो बहुत सारी शॉपिंग करके लाता है, उसी प्रकार हम कहेंगे 1+2 जहाँ ओबेसिटी में आप गए तो बहुत सारी बीमारियों को आपने स्वागत करना शुरू कर दिया। आप डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं, हाइपरटेंशन के शिकार हो सकते हैं, आपके बैक पेन का आप इशू ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओवरवेट के कारण इंसान के घुटनों में संबंधित विकार शुरू हो जाते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि हम पहले अपने ओबेसिटी पर नियंत्रण पाएँ। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के लिए आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का शिकार है। परेशानी कहाँ आती है? उसके लिए बीमारी नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम अपने इस बीमारियों के साथ इतना यूज टू हो चुके हैं क्योंकि हमें ब्लड प्रेशर के लिए क्या करना है, एक छोटी सी मेडिसिन को अंदर करना है, 24 घंटे के लिए कंट्रोल रहेगा। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी ललित जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। जी। हेलो हेलो जी, आपका इस्तकबाल है, आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद जुनेद। जी मोहम्मद जी, आपकी क्या उम्र है और अपना सवाल पूछिए। 32 साल उम्र है। want to know which is better, is yoga better or is gym better? हाँ, योगा बेटर या जिम बेटर? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा यंग है। जनरेशन को स्पेशली उत्सुकता रहती है कि तो भाई किस डॉक्टर तरीके से- तरनदीप, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि योगा इज़ बेटर या जिम बेटर? डेफिनेटली योगा इज़ डेफिनेटली बेटर, क्योंकि क्या सबसे बड़ा जो डिफरेंस दोनों के बीच में है, आप जिम से आपको फिजिकल बेनिफिट्स बखूबी मिल सकते हैं, आप पतले हो सकते हैं, बॉडी टोन हो सकती है, आप अच्छे लग सकते हैं। बट हम अगर बात करते हैं योगा की, तो ब्रीदिंग, आपको जो ब्रीदिंग सिखाता है वो योगा है, प्लस आपके मेंटल हेल्थ पे जो काम करता है वो योगा है, आपके इमोशनल वेलबींग के ऊपर जो काम करता है वो योगा है। और स्पिरिचुअल अगर हम बात करें कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, बिकॉज योगा में भी ये है कि सबका इंटरेस्ट अलग होता है, ये इतना बड़ा साइंस है कि सबको अलग अलग तरह का वो इसके अंदर स्पेशलिटी करने लोग करते हैं। तो ये सारे इतने मल्टीपल बेनिफिट्स आपको नॉर्मल एक्सरसाइज से नहीं मिलते, बिकॉज जैसे हमने पहले कहा योगा इज़ अ वे ऑफ लाइफ, तो वो आपके मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, आप जो भी कहें उस उन सब पे काम करता है, और वो बेनिफिट्स आपको जिम से नहीं मिल सकते। जुनैद जी, मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर्स ने बताया कि वो सिर्फ शारीरिक स्तर पे है। योग में आप 5 कोश के स्तर पे काम करते हैं, अन्नमय कोश पर, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। 5 लेयर्स बॉडी की बताई गई। किसी भी और आप कोई भी साधन चूज कर लीजिए अपने शारीरिक श्रम को करने के लिए, उनमें इस 5 स्तर पे काम नहीं होता जो योग के माध्यम से किया जा लेकिन सकता है। पैरेलली तो शायद इन दोनों को किया जा सकता है, कर सकते हैं आप। आई एम नॉट अगेंस्ट द जिम, बट आप ध्यान में रखते हुए साथ अपना सजगता के साथ करें, और वहाँ भी अगर आप सजगता के साथ करें तो योग हो रहा है, जैसे मैंने कहा। जी बिल्कुल। तो जैसे डॉक्टर ललित जी, जैसे कि अभी हमने बात की ओबेसिटी की और बीपी और डायबिटीज़ की, जो कि हम आम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, और ओबेसिटी इसका एक रीज़न होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ललित जी कि क्या ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जो कि हम अपने किचन से ही यूज़ करें, जो हमें अपनी डेली रूटीन में ऐड करने चाहिए, जिससे कि हम बीपी या डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पाएँ और मोटापे से भी बच पाएँ? देखिए, मुख्य तो ये है कि हमारी डाइट जो है, योग में जो डाइट की बात की गई, मिताहार की बात की गई, ये कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाए तो हम अपने कई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं। मिताहार यानी ऐसा आहार जिसमें स्निग्ध हो, जो हल्का आहार हो, सुपाच्य आहार हो, सात्विक आहार हो। योग में तो ये भी कहा जाता है कि आपको अपने पेट का चौथा हिस्सा खाली रखना है। आधा पेट खाना खाना है, 1/4 पानी के लिए, 1/4 हवा के लिए, जिसको हम कहा जाता है अपने ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। जब आप इस प्रकार से भोजन करते हैं तो आपके पाचन तंत्र को जगह मिलती है उसको पूरी तरह पचाने के लिए, और मुख्यतः आपका जो पाचन है वो पेट में नहीं हो रहा है, मुख से शुरू हो जाता है। इंसान पानी को भी इतनी गटागट करके पी लेता है, उसके मुख के लार को अपने जीवन में अपना नहीं सकता है। पानी पे आपने बात की, तो इस पे मेरा एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यूजुअली हम देखते हैं कि लोगों को आदत होती है कि खाने के साथ पानी पीते रहने की, तो ये कितना गलत है? देखिए, पानी जो खाने के बाद, आप कईयों को आदत है पानी साथ में पीने की, इस आदत को छुड़ाने के लिए आप 1 से 2 घूंट साथ में प्रयोग में ला सकते हैं, बट कोशिश करिए कि आप भोजन और पानी का लगभग 20 से 30 मिनट का अंतराल रखें, जिसके कारण आपका प्रॉपर जो एसिमिलेशन हो रहे हैं जूसेस के, वो आपके भोजन के साथ मिक्स हो पाए
अदरवाइज क्या होगा कि हम पानी ऊपर से प्रेशराइज करके जो एस्टिमुलेशन ऑफ जूसेस है प्रॉपर नहीं हो पाएगा और आपकी बॉडी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगी। और जैसे मैं बात कर रहा था, आपने कहा कि किचन में से क्या यूज़ कर सकते हैं, तो हमें ऐसे आहार को यूज़ करना चाहिए जो हमारे ग्लूकोज का जो लेवल है वो ना बढ़ाएं। हमें हल्के आहार लेने चाहिए, जैसे बेसन का है, बेसन का प्रयोग करने से डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं बेसन डाइट लेने से ज़्यादातर ग्लूकोज का लेवल एकदम से इंक्रीज नहीं होता। वाइट ब्रेड को अवॉइड कीजिए, जो लोग वाइट ब्रेड लेते हैं एकदम से ग्लूकोज लेवल इंप्रूव बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर में आप नमक को कम लेके चलें, नमक की मात्रा को अपने जीवन में आहार में कम लेके चलें। मोटापे के लिए आप अपने शहद को अपने जीवन में जोड़ लीजिए, पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ शहद जोड़ लीजिए। चीनी की जगह पाचन तंत्र के लिए आप, अगर मैं कहूँ अजवाइन वगैरह ऐसी चीज़ों को जोड़, तो सभी आहार को संतुलित रूप में अपने किचन को जानिए, अपने आप को जानिए, खुद को जानिए, बिल्कुल। योग को जानिए जी। तो चलिए, अगर योग की बात हम कर ही रहे हैं तो योग आसन के ज़रिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीपी और डायबिटीज़ की, और उसके बाद हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ओबेसिटी में कौन कौन से आसन करते हैं। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि अगर किसी को बीपी या डायबिटीज़ की शिकायत है तो कौन से आसन उनके लिए फ़ायदेमंद हैं? ये दोनों बहुत ही आजकल के कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, और इनके लिए जो सबसे फ़ायदेमंद आसन है वो हम आज करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ब्रिज पोज, जिसको हम सेतुबंद आसन भी कहते हैं। सो इसके लिए लाई डाउन ऑन द मैट with the back facing the mat. Bring both the feet closer to your hips. Touch both the heels with your hands. And as you inhale, lift up your chest, your glutes and your thighs, and hold this position for a count of 15. Keep breathing, keep inhaling and keep exhaling. Relax. Now the next pose that we are going to do is called the Ardha Halasana. So for this pose, again straighten your legs, place them flat on the mat, and as you inhale, lift up both the legs. Make sure both the legs are straight, both the feet are joined together. Hands are by the sides of the hips, and keep breathing, inhaling and exhaling for a count of 15. Slowly release. It's very important to come out swiftly from a pose. Do not jerk the body. The next pose that we are going to do is called the Dhanurasana or the bow pose. So for this pose, lie down on the mat with the stomach facing the mat. Keep both the hands by the side of the shoulders. As you inhale, lift up your chest. Hold your left ankle with your left hand, right ankle with your right hand. Lift up your chest and lift up both the legs. Look up. Focus on the breathing. And slowly release. डॉक्टर ललित, अक्सर हमारी जो जिस्म की तंदुरुस्ती है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे काफ़ी डिपेंड करती है, तो हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को किस तरह मजबूत बना सकते हैं, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का जैसे मैंने अभी बात की थी कि डाइजेशन सिर्फ स्टमक रीजन में नहीं होता है, मुख से शुरू होता है। तो मुख्यतः आपका जो आहार है जो आप ले रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप खा रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ फूड, एट द टाइम ऑफ द ईटिंग फूड, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर वॉचिंग, और साथ ही साथ जिन्होंने बनाया है उनका भाव। जैसे कहते हैं माँ के द्वारा बनाए हुए आहार का एक अलग स्वाद है, वो स्वाद आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो माँ के बनाने वक्त उस वक्त माँ का भाव अलग है। तो भाव महत्वपूर्ण है, क्वांटिटी महत्वपूर्ण है। आप कितनी क्वांटिटी खा रहे हैं, डबल खा रहे हैं, आधा पेट खा रहे हैं, क्वालिटी क्या खा रहे हैं, आहार सात्विक है, राजस्विक है, तामसिक है। यदि इन सब बातों का ध्यान रखें, खाते वक्त आपका मन कहाँ है, आप कोई ऐसी न्यूज़ देख रहे हैं या टीवी में कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं या मोबाइल में लगे हुए, यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर फूड। एक बार एक आहार अपने दिन में ऐसा बैठ के ज़मीन पे बैठ के या बेड पे, जहाँ भी आप बैठते हैं डाइनिंग टेबल पे,
उसके प्रति सजग होकर खाइए और बाइट बहुत बड़ी नहीं करिए। आप यकीन मानिए आपको वो स्वाद कभी नहीं आएगा। छोटी बाइट लेके मुख में पूरी तरह से 32 बार बचपन से सुनते आ रहे हैं, पूरा चबाना चाहिए। तो वहाँ से जब डाइजेशन शुरू होता है कभी भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, अपच नहीं होगा, कब्ज़ नहीं होगी। लोगों को कब्ज़ संबंधित विकार होते हैं, इंडाइजेशन प्रॉब्लम होती है। जब डाइजेशन स्ट्रांग नहीं होगा, गैस होगी, एसिडिटी होगी, तो ये सब विकार साथ में आ जाते हैं। हमें क्या करना है, अपने आहार को सही तरीके से सेवन करना सीखना है। पानी की मात्रा, आहार के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए, पूरे दिन में पानी कितना लेना है वो महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ खाना खाने के बाद कुछ अभ्यास जैसे वज्रासन है, आप उनको अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो यकीन मानिए आप आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग कर सकते हैं। आज के समय में डाइजेस्टिव सिस्टम की बात होती है, अगर पहले मैं बात करूं 40 से 50 साल पहले, तो लोगों का इतना पाचन तंत्र मजबूत था, वो कहते थे कुछ भी खा लिया जाए। पर आज IBS जैसी परेशानियाँ आ चुकी है। हर युवा को भी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हैवी आहार खा ही नहीं पाते हैं। तो कहाँ हमारा शरीर जा रहा है, कहाँ हम अपने पाचन तंत्र को लेके जा रहे हैं। तो योग के माध्यम से ये ठीक किया जा सकता है। जानते हैं, देखते हैं जी। ओके तो जैसे कि हमने डाइट के बारे में तो हमने ललित जी ने हमें बताया ही। तो अगर हम योग आसन की बात करते हैं तो ऐसे कौन से आसन हमें करने चाहिए जिससे कि हमारी जो डाइजेशन इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए? ठीक है। सो डाइजेशन के लिए जो आसन हम कर सकते हैं घर पर आसान तरीके से, वो पहला आसन जो है उसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन या हाफ स्पाइनल ट्विस्ट। Join both the feet together. Now take your right leg over your left thigh and push your right knee with your left elbow. Twist and look over your right shoulder. Keep inhaling for a count of 15. Relax. Always repeat the asan on the other side as well. The next asan that we are going to do is called the Pavan Muktasana or the wind relieving pose. So for this pose, lie down on the mat with the back facing the mat. Lift your right leg, fold your knee, bring the knee closer to your chest. Try to touch your knee with your chin. If you are not able to do so, it's completely fine. Always listen to your body and the limits of your body. Keep inhaling for a count of 15. Release. Change the leg. Again bring the knee closer to your chin. Keep inhaling and exhaling. Always be aware of your breath. Release. Now we'll do it with both the legs. So fold both the knees, bring them closer. You can touch your forehead, your nose or chin with the knees. If you're not able to do so, it's completely fine. Slowly release. तो ये हमने अभी बात की जिससे कि हम अपने इंडाइजेशन की जो ये प्रॉब्लम है इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। अभी हम यूजुअली जब बात कर रहे हैं तो खाने पीने की बात हो रही है, गलत खान पान की बात कर रहे हैं, बीपी और डायबिटीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका एक जो रीज़न रहता है वो रहता है ओबेसिटी, मोटापा, जिसकी हमने बात की। और मुझे लगता है कि हमारे नाज़रीन ज़रूर जानना चाहेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी को मोटापे की प्रॉब्लम है तो वो कौन कौन से ऐसे योग करे जिससे कि वो मोटापे से छुटकारा पा सके। तो मैं चाहूँगी डॉक्टर तरनदीप कि आप योग के ज़रिए हमें बताएं कि अगर किसी को मोटापे की शिकायत है, अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो ऐसे कौन से आसन हैं जो उन्हें करने चाहिए। सो ओबेसिटी या वेट लॉस के लिए जो आसन हम कर सकते हैं, सबसे पहला आसन जो हम करेंगे वो है वीरभद्र आसन या वॉरियर वन। सो स्टैंड ऑन द मैट, ओपन बोथ द लेग्स वाइड, turn your right feet towards the right side, bend your right knee, make sure that it is perpendicular, not crossing your feet. Lift both the hands up in a namaskara position, expand your chest and look in front.
and keep inhaling and exhaling for a count of 15. Repeat it on the other side as well. Now the next asana that we are going to do is the plank pose. So come onto the mat. Plank pose is also called as the Kumbhakasana. So place the hands onto the mat right under the shoulders, feet joined together, the whole body is in a straight line, the core muscles are engaged. Look in front, keep breathing, hold it for a count of 15, relax. The next asana that we are going to do is called the Nauka asana or the boat pose. Nauka asana is very helpful in developing a strong core. So join both the legs together. This is a beginner's pose and that is an advanced version. Engage all your core muscles, expand your chest and keep breathing, inhaling and exhaling for a count of 15. Release. तो ये अभी आपने देखे वो आसन जिससे कि हम अपना मोटापा कम कर सकते हैं या उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद एक और बहुत ज़्यादा जो हम लोगों को रहता है कि खूबसूरत हर कोई दिखना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो खूबसूरत दिखे, बट मेकअप के ज़रिए हम लोग उसको कहीं ना कहीं खूबसूरत दिखने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन सी डाइट या ऐसे कौन से आसन करें कि हम अंदर से भी खूबसूरत दिखे और ताउम्र खूबसूरत दिखते रहें। तो ललित जी आप क्या कहेंगे? देखिए, खूबसूरती का जो पैमाना कह सकते हैं हम, तो वो बाह्य स्वरूप नहीं होना चाहिए। खूबसूरती भीतर से होनी चाहिए, विचारों से होनी चाहिए। हाँ, बाह्य सुंदरता महत्वपूर्ण है, उसके लिए आपकी बॉडी का टॉक्सिन एक्युमुलेट ना होने देना वो मुख्य कारण है। हमें उसके लिए शोधन क्रियाओं को अपनाना चाहिए योग में, जिसमें कुंजल क्रिया है, गजकर्णी क्रिया कहा जाता है। किसी योग विशेषज्ञ की देखरेख में सीखिए। यदि आप कुंजल क्रिया करते हैं तो आपको डायबिटीज़ में भी लाभ मिलेगा, इंडाइजेशन में भी लाभ मिलेगा, साथ ही साथ आप डाइजेशन में भी लाभ मिलेगा और साथ ही साथ ओबेसिटी में भी लाभ मिलेगा। तो शोधन क्रियाओं को सीखिए। जब आपका पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर, ब्लड प्यूरिफाई होगा, तो आप लाभ ले पाएंगे। जल नीति है, जिसमें एक पॉट लिया जाता है जिसमें पानी का वेग इधर से डाल के दूसरी तरफ से निकाला जाता है। ल्यूकोम वाटर, सॉल्टी वाटर होता है। थोड़ा सा कुंजल के बारे में अगर तो कुंजल के लिए कहा जाता है कि आप एक जग या 1 से 2 लीटर जग काग आसन में बैठकर, बेटा काग आसन दर्शा दीजिए, तो बैठकर 1 जग 1.5 जग जितना संभव, वहाँ कौवे के भांति बैठकर पीना है। इस प्रकार वो जग पकड़ा, एक डेमोन्स्ट्रेशन के दिखा दीजिए कि आपने जग पकड़ा है और पानी पी रहे हैं, तो आप फटाफट पानी पीते जाते हैं और पीने के बाद आप खड़े होकर, ये मैं कहूँगा कि आप सावधानी से देखकर करिएगा, तो खड़े होकर उसको पानी को पीने के बाद निकालने के लिए जो प्रोसेस है आप दिखा दीजिए राहुल जी। जी, अब आपने पैरों को मिलाया, पेट पर हल्का दबाव दिया और 3 उंगलियां, आपके ये 3 नाखून कटे होने चाहिए, आपने मुख में हल्का रख के 60 डिग्री कोण या 80 डिग्री तक झुककर आपने उसको चलाना शुरू करेंगे। तो पानी पिया है तुरंत बाद आप निकाल रहे हैं। ये पानी का तापमान गर्म होना चाहिए। अच्छा, ये खाली पेट सुबह करना चाहिए। उठने के 45 मिनट के अंदर करते हैं तो जो एक्स्ट्रा आपका म्यूकस बन रहा है, जो आपका सुबह सुबह टॉक्सिन एक्युमुलेट हो रहा है, जो शरीर से बाहर निकलने के लिए तैयार है, आप उसको निकाल पाते हैं। वोमिटिंग टाइप में है तो। यस, परंतु ये स्वतः सेल्फ वॉमिटिंग है और ये करने से आपके अपर जीआईटी ट्रैक्ट की पूरी क्लिनजिंग होती है। यकीन मानिए, आपके कुछ ही दिनों में आप एक नेचुरल ग्लो फील करते हैं, जिसके लिए आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी। तो डॉक्टर तरुणदीप, आप मैं चाहूँगी एक आसन के ज़रिए हमें बताइए कि किस तरह से हम इससे छुटकारा, मतलब ग्लोइंग स्किन ला सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोइंग स्किन के लिए जो आसन मैं बताना चाहूँगी वो है शोल्डर स्टैंड। सो इसके लिए लाई डाउन ऑन द मैट, इसको सर्वांग आसन भी कहते हैं। लिफ्ट बोथ द लेग्स अप, होल्ड योर वेस्ट विद बोथ द हैंड्स and lift up your hips and your upper back. Make sure that both the legs are straight. Now we'll slowly go into Halasana or the plow pose.
Hold on for a count of 15. इसमें एक चीज़ मैं आप चाहूँगी कि आप ऐड करें कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन जैसे कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही हो तो क्या उसमें इसे अवॉइड करना चाहिए हमें? हाँ, हलासन और सर्वांग आसन को आप पीरियड्स के दौरान उसको नहीं जिनका करना ब्लड चाहिए। प्रेशर हाई रहता है, अल्सर की प्रॉब्लम है, हर्निया की Relax. प्रॉब्लम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ओके। ये सामान्य व्यक्ति जो लचीला है, जिस ओबेसिटी है, वो जितना अपना संभव है सुंदरता पाने का भाव रख रहा है तो अपनी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए करें। अच्छा मैं डॉक्टर साहब, चाहूँगी कि एक बार हलासन आप दोबारा से एक बार फिर से हमारे एक बार। व्यूवर्स को जी, दिखाइए बिल्कुल। प्लीज। ठीक है, राहुल थोड़ा सा आगे बचाइए। Lift both the legs up and slowly take both the legs behind. Feel the stretch in your back. You can place the hands onto the mat or you can interlock them for the added stretch. Keep inhaling and exhaling. This also gives you release from stiffness of your back ओके। and improves the posture as well. जैसे मैंने शुरू में कहा, थायराइड के लिए भी आपको ये Relax. अभ्यास करने चाहिए। ओके। हाँ, सर्वांगासन, thyroid के- हलासन। 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 एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो आजकल हम सभी फेस कर रहे हैं, हमने शुरुआत में भी बात की कि मेंटल हेल्थ के बारे में कि डिप्रेशन और स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा लोग आजकल हो रहे हैं। तो प्राणायाम कहते हैं कि बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि हमारी जो मन दिमाग सब बिल्कुल, शांत बिल्कुल, करता है उसे वो। तो मैं चाहूँगी जल्दी से जल्दी आप कुछ प्राणायाम की कुछ प्रैक्टिसेस जो हमारे व्यूवर्स को समझा दें सो दैट कि वो घर पे ही रह के मेडिटेट होकर अपनी स्ट्रेस और डिप्रेशन से बाहर आसानी से आ सकें। जी, तो प्राणायाम जो डिप्रेशन में मदद करता है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। सो कीप योर बैक स्ट्रेट, चेस्ट एक्सपैंडेड, टेक अ डीप इनहेल and a deep exhale. Place your index finger and the middle finger between your eyebrows on the third eye center. Close your right nostril with the right thumb. Inhale and exhale through the left nostril for 10 rounds. Make sure that your breath is deep and smooth. Keep chasing your breath. Now close your left nostril with the ring finger and inhale and exhale through the right nostril for 10 rounds. Relax. एक व्यूअर्स के दिमाग में एक सवाल और भी आ रहा होगा कि ड्यूरिंग दीज आसनास ब्रीदिंग अपने हमें कंटिन्यू रखना है या कहीं पे रोकना है, या हाउ टू कंट्रोल ड्यूरिंग दैट टाइम द ब्रीदिंग पैटर्न? The breathing, I do not believe in holding, though there are a lot of practitioners who जो कहते हैं कि breath को hold करना चाहिए, पर मुझे लगता है कि श्वास एक ongoing phenomenon है जिसको रोकना नहीं चाहिए. It's a flow of energy, so it should not be controlled. जब आसन में स्थिरता की बात होती है, जो महर्षि पतंजलि ने कहा है, स्थिर सुखम आसनम, तो जब आप लंबे समय तक स्थिर होना चाहते हैं, सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, तो आपकी श्वास प्रश्वास सामान्य होनी चाहिए। और आप अनुभव करेंगे जब आप बैकवर्ड बेंडिंग करें तब श्वास प्रश्वास तेज हो जाती है, तो आप धीरे धीरे आप उसको नॉर्मल करते हैं और धीरे धीरे आप सांस के साथ जुड़ते जाते हैं। यहाँ 15 सेकंड मैम ने बताया सिर्फ समय सीमा, बट जब आप धीरे धीरे श्वास के साथ जुड़ के करते हैं तो आपका मन बाहर ना जाके भीतर की यात्रा करता है। जी। इसी बात में मैं चाहूँगी एक छोटा सा मैसेज अगर आप हमारे व्यूवर्स को दें योग के ऊपर। देखिए, जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा हमारे कि योग को अपने जीवन की शैली में लेके आइए, जीवन शैली बनाइए। आप सुबह संभव नहीं है योग करना आपकी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, संध्या काल में समय निकालिए। आप पूरा पौना घंटा 1 घंटा संभव नहीं है, कैप्सूल फॉर्म में योग कर लीजिए। सुबह 15 मिनट निकाल लीजिए, शाम को 15 मिनट निकाल लीजिए। रात्रि में सोने से पूर्व, खाना खाने और सोने में 2 घंटे का अंतर कम से कम रखें। सोने से पूर्व यदि आप कुछ राउंड अनुलोम विलोम इस मुद्रा में या षण्मुखी नासाग्र मुद्रा बना के भी आप कर सकते हैं, तो कुछ चरण अनुलोम विलोम रात्रि में करने से सो के पूर्व सोते हैं तो यकीन मानिए आप गहरी नींद का अनुभव कर पाएंगे। और नींद बहुत ज़रूरी है। सही नींद, सही आहार और सही अभ्यास आपको स्वस्थ रख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तरनदीप, आप क्या कहेंगी?
बिल्कुल जैसे हर चीज़ के लिए हम वक्त निकाल लेते हैं, तो योग के लिए क्यों नहीं। मैं तो कहूँगी कि सुबह उठ के अगर हम 1 घंटा अपने लिए निकालते हैं तो वो आपको दिन के अंदर 8-9 घंटे का प्रोडक्टिविटी देता है। वो आपकी बॉडी में को इतना एनर्जेटिक, आपके माइंड को इतना क्लियर करता है बिल्कुल कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जो काम आप नॉर्मली तो जैसा कि डॉक्टर तरनदीप ने कहा और जैसे कि ललित जी ने भी कहा कि अगर सुकून और सेहतमंद ज़िंदगी चाहिए तो 365 दिन योग करना बेहद ज़रूरी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और हमें योग के बारे में आपने इतनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो नाजरीन, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hello.drurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे YouTube चैनल है DD उर्दू। अब अपने मेज़बान आदित्य कुमार और रतिका मेहरा को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।